क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 लाख का लोन लिया एसबीआई से और ब्याज भरेंगे 10%। लोन लिया 5 लाख का और ब्याज भरेंगे 10, और इसके बदले में 7.5 लाख के डिबेंचर जो कि 100 रुपए के थे वो सिक्योरिटी के तौर पे रखा दिए। आप एंट्री पास करके बताओ, अगर कंपनी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती तो क्या होगा, और कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है तो क्या होगा। तो रिकॉर्ड नहीं करने वाला जो है ये तो है हमारा मेथड नंबर 1, और रिकॉर्ड करने वाला जो है ये है हमारा मेथड नंबर 2। चाहे पहला मेथड हो चाहे दूसरा मेथड हो, बैंक लोन की एंट्री तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पहली एंट्री तो हमारी हो गई बैंक टू बैंक लोन 5 लाख, और हमने नरेशन में लिख दिया लोन ऑब्टेन्ड विद द 7,500 डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल। अब ये पहला केस है तो इसमें बस यही एंट्री हुई। सेकंड केस में बैंक टू बैंक लोन तो होगी ही, लेकिन एक एंट्री और होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में बस इन्होंने क्या बोला, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके बताओ। तो हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दी। जब क्वेश्चन ने कहा कि कोलेट्रल सिक्योरिटी को नहीं दिखाएंगे तो हमने केवल बैंक टू बैंक लोन बोल दिया और नरेशन में बता दिया कि भैया कोलेट्रल रखा हुआ है। नरेशन में मेंशन करना जरूरी है। जब क्वेश्चन ने कहा कि रिकॉर्ड करेंगे ही तो नरेशन में भी दिखा दिया और रिकॉर्ड करके एंट्री भी दिखा दी, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन ने बैलेंस शीट बनाने की नहीं बोली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बैलेंस शीट भी मिल जाएगी और हमारा कंसेप्ट और अच्छे से पक्का हो जाएगा। वापस मन में पढ़ लो फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 लाख रुपए का लोन लिया है और इसके लिए जो प्राइमरी सिक्योरिटी रखवाई है वो 40 लाख की रखवाई है। इसके अलावा 35,000 डिबेंचर जो कि 100 रुपए के हैं उनको भी कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम पे रखा गया है, यानी 35,000 इंटू 100 35 लाख का हिसाब कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम पे किया। कंपनी ने 1 साल बाद फिर 50 लाख का लोन ले लिया और 60,000 डिबेंचर 100 रुपए के कोलेट्रल सिक्योरिटी पे रखवा दी। 60,000 डिबेंचर 100 रुपए के 60 लाख। आपको जर्नल एंट्री बतानी है और बैलेंस शीट में भी बताना। तो जर्नल एंट्री में पहले तो लोन लेने की एंट्री होगी। तो पहला लोन कितने का लिया, तो बैंक टू बैंक लोन 30 लाख और डिबेंचर कितने के इशू करे 35 लाख के, तो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। फिर लोन कितने का लिया 50 लाख, बैंक टू बैंक लोन 50 लाख और फिर डिबेंचर कितने के इशू करे 60 लाख के, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। एंट्रीज तो हो गई, बात खत्म। ठीक है। प्राइमरी सिक्योरिटी के लिए कोई भी एंट्री नहीं करते। अब आते हैं बैलेंस शीट को समझने। अब आपको बैलेंस शीट में तो केवल क्या दिख रहा है, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पहला लोन कितने का था 50 का, दूसरा कितने का था 30 का, टोटल कितने हो गए। तो डिबेंचर कहां गए, घूमने नहीं गए, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपने पहले दिखाया 6% डिबेंचर। पहले आपने इशू करे थे 35, फिर इशू करे थे 60, टोटल डिबेंचर बने 95, यानी कि कंपनी के पास 95 डिबेंचर थे, कंपनी ने कर दिया लेस डिबेंचर सस्पेंस, यानी कि 95 जो है वो गायब हो गए, किसके नाम पे, डिबेंचर सस्पेंस के नाम पे। तो डिबेंचर बच गए 0। लोन कितने का लिया, बैंक लोन लिया 40 और 50 का, सॉरी 30 और 50 का, टोटल हो गया 80। नरेशन में दे दिया कि 40 लाख की यहाँ पर सिक्योरिटी थी प्राइमरी और यहाँ पर कोलेट्रल टोटल 95 के इशू हो गए। यानी कि कुछ नहीं करा हमने एक अमाउंट दिखा के उसी अमाउंट को माइनस करके 0 कर दिया। इतनी आसान सी चीज। अब बहुत सी बार यही होता है कि जब ज्यादा ज्ञान की पढ़ाई कर लो फिर आसान सी चीज दे दो ना तो एकदम से दिमाग में घुसती नहीं। क्या करा है, जितने कोलेट्रल इशू करे उतने का डिबेंचर अकाउंट दिखा के
उसी अमाउंट को किस नाम पे माइनस कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस के नाम पे माइनस कर दिया और डिबेंचर की वैल्यू बना दी, और बैलेंस शीट में केवल लॉन्ग टर्म बोरिंग के नाम पे क्या दिखा, बैंक लोन दिखा बस, जो कि आपने ओरिजिनल में लिया। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब इस अकेले क्वेश्चन में तीन चीजें हैं। इस अकेले क्वेश्चन में तीन चीजें। आपने पब्लिक इशू सीखा, पब्लिक इशू आ गया। आपने अदर देन कैश सीखा, अदर देन कैश आ गया। आपने कोलेटरल सिक्योरिटी सीखा, वो भी आ गया। सबसे पहले आपने सीखा नॉर्मली इशू कर रहे 6000 डिबेंचर 100 रुपए के। तो जब तक क्वेश्चन ने इंस्टॉलमेंट नहीं बना रखी होती तो हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम पर। तो पहली एंट्री हो गई बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट। अब ये डिस्काउंट कहां से आ गया साला, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 90% पे कैश में दिया, यानी 100 का 90 कितना 90, और 6 का 90 निकालो तो 54। तो 5,40,000 का माल है, 60,000 का डिस्काउंट है, एक्चुअल में 6 लाख का है, बात खत्म। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 1100 डिबेंचर इशू करें 100 रुपए के, मशीन खरीदी थी 1 लाख, 1100 डिबेंचर इशू करे हैं 100 रुपए के, किसके अगेंस्ट, 1 लाख रुपए के अगेंस्ट। 1100 इंटू 100 कितना होता है। अब अगर 1/10 का माल 1 लाख में गया तो कितने का डिस्काउंट, 10,000 का डिस्काउंट। तो हमने एक चीज तो ये सीखी थी कि सर जब भी शेयर इशू असेट परचेज करते हैं तो पहली एंट्री तो असेट की होती है। तो मशीन खरीदी तो एंट्री कर दी मशीन टू वेंडर, फिर डिबेंचर इशू करे तो वेंडर डिस्काउंट अलाउड टू 6% डिबेंचर। 1,10,000 के थे, लेकिन हमने 1 लाख में वेंडर को दे दिया और 10,000 का क्या ले लिया, डिस्काउंट। अब तीसरा केस, बैंक से लोन लिया है 7 लाख का, 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपए के, यहाँ पर डिस्काउंट का कुछ लेना देना है ही नहीं। अब यहाँ पर आएंगे आपको मजे, क्योंकि पिछले केस में तो क्या था कि एक्चुअल में कोई डिबेंचर इशू हुए ही नहीं थे, तो डिबेंचर में जितना अमाउंट आया वो डिबेंचर सस्पेंस में से माइनस हो गया था, लेकिन यहाँ पर बचेगा कि, है ना। तो पहले तो लोन की एंट्री हो गई बैंक टू बैंक लोन 7 लाख, फिर डिबेंचर इशू करें, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता रिकॉर्ड नहीं करने की तब तक हमें एंट्री करते चलना। क्वेश्चन ने बोल दिया कि हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो हम डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री नहीं करते। तो हमने यहाँ पर लोन की एंट्री कर दी, डिबेंचर इशू करने की एंट्री कर दी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने एक बात और बोली थी क्या, नहीं बोली थी, फिर भी ये एंट्री आ गई सर, क्यों। राइट ऑफ किया जाता है ना, डिस्काउंट जब भी डिबेंचर इशू करते हैं तो डिस्काउंट या फिर लॉस जो होता है इशू का वो राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल आपका जो लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है आपका, क्वेश्चन ने बोल रखा है मेरा ध्यान नहीं गया, द इशू फर्स्ट एंड इशू सेकंड आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ, यानी कि जो आपने ये डिबेंचर इशू करे और ये डिबेंचर जो इशू करे ये 5 साल में आपको वापस रीपे करने हैं, यानी कि इनका प्रिंसिपल अमाउंट आपको लौटाना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले केस में तो आपने 10% छोड़ दिया तो 10% हुआ 60, और दूसरे केस में आपने 10 छोड़ दिया, टोटल हो गया 70, और 70 का 1/5 आपने निकाला, 14,000 का आपका अमाउंट निकल के। अब बैलेंस शीट बनाने पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं नोट्स टू अकाउंट्स बनवा रहा हूँ। तो इस साल आपने 14,000, क्योंकि रिडीमेबल कंडीशन जब भी आ जाती है ना, ये चीज एक्चुअली अभी अपने पढ़ने में नहीं आई, अपन ने क्वेश्चन शुरू नहीं करे, लेकिन जब भी रिडीम की कंडीशन बता देता है क्वेश्चन कि डिबेंचर इतने साल बाद आपको रीपे करने, तो फिर आपको उस हिसाब से उतने सालों की इंस्टॉलमेंट बना के अगर कोई डिस्काउंट या लॉस है तो वो प्रॉफिट से बराबर करते हुए चलना पड़ता है ना। ये चीज अभी तक डिस्कशन में आई नहीं थी, लेकिन फ्रिक्वेंटली सेकंड क्वेश्चन है जिसमें ये चीज आ गई। तो सबसे पहले तो लॉस लिख दिया आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग में। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटी का हिस्सा,
अब यहाँ पर डिबेंचर देखो आप, पहले आपने डिबेंचर इशू करे 6 लाख के, फिर डिबेंचर इशू करे 1,10,000 के, और फिर आपने डिबेंचर इशू करे 1 लाख के, सॉरी 10 लाख के। तो ये टोटल मिला के आपके हो गए 17,10,000। लेकिन इसमें से बैंक लोन के लिए सिक्योरिटी पे केवल कितने थे? 10 लाख। तो डिबेंचर सस्पेंस में से केवल कितने माइनस हुए? और अब डिबेंचर खाते में कितने दिख रहे? 7,10,000। बैंक से लोन लिया 7 लाख का, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आपने असेट खरीदी थी तो आपकी एक नॉन करंट असेट तैयार हुई, फिक्स्ड असेट मशीनरी 1 लाख रुपए की। इस साल ओवरऑल अगर डिस्काउंट की अपन बात करें तो डिबेंचर पे जो डिस्काउंट दिया गया वो 42 कहां से आया? 70 में से 28 क्यों हटाया? क्योंकि 14,000 तो इस साल कट चुके हैं और 14 अगले साल कटने। तो अगले साल की 1 साल तक की वैल्यू को किसमें रखा जाता है? करंट में। और 1 साल के बाद वो वैल्यू किसमें जाती है? नॉन करंट में। तो आप यहाँ पे देखो, ये नॉन करंट अदर करंट असेट में आपको 14,000 दिख रहा है, और 14,000 आपको कहाँ दिख रहे हैं? इस साल के दिख रहे हैं। तो बचा कितना? 42, वो आपको डिस्काउंट में दिख रहा है अदर नॉन करंट असेट। फिर अगले साल 1/5 आएगा तो इसमें से फिर 14,000 कम हो जाएंगे, वो दिखेंगे अदर करंट असेट, और रिमेनिंग जो है वो दिखेंगे अदर नॉन करंट असेट। बैलेंस शीट में अभी तुम लोगों को दिक्कत बहुत ज्यादा है। तो बैलेंस शीट याद करने का दोबारा तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में नंबर 1 आता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में हमें 2 नाम याद रखने हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर दूसरा यहाँ पर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें हमें ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर्स। इसके बाद तीसरा आता है करंट लायबिलिटी, जिसमें हमें याद रखना है ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऊपर से लिया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऊपर से लिया है, और अदर्स। तो ये तो हो गई इक्विटी साइड। असेट साइड की बात करूं तो असेट साइड में सबसे पहले आती है नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट के अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब ये आइटम एक्चुअली अभी आए नहीं, अभी तुम्हें काम की जो चीजें आ रही हैं उनको ज्यादा ध्यान में रखना है। हाँ, रेशियो में भी आएंगे, उधर पूरा आएगा, है ना। तो ये अभी तक तुम्हारे काम में केवल क्या आ रहा है? फिक्स्ड असेट या फिर अदर नॉन करंट असेट काम में आ रहा है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अदर नॉन करंट असेट्स, और तो कुछ बचा नहीं। फिर आ गया करंट असेट। यहाँ पर ट्रेड पेबल थे, यहाँ बन गए ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ लॉन्ग टर्म एडवांस था, यहाँ बन गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। यहाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, यहाँ आ गया करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ अदर नॉन करंट असेट था, यहाँ आ गया अदर, और साथ में आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और एक और आ गया जिसको बुलाते हैं इन्वेंट्री। ये एज इट इज याद ही रखनी पड़ेगी। शेयर कैपिटल के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, केवल सब्सक्राइब्ड कैपिटल मेंशन होती है। इसका फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी बना चुका हूं, आप लोगों ने लिख रखा है, क्योंकि ये है शेयर कैपिटल में ऑथराइज दिखाते हैं, इशूड दिखाते हैं, सब्सक्राइब में फुल्ली, नॉट फुल्ली, कॉल से नीरियर माइनस करते हैं, नॉट फुल्ली में से फोरफीचर ऐड करते हैं, और ये अमाउंट जो है ये बैलेंस शीट में जाता है। बाकी सब में तो ऐड होता है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर बात करो तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जितने भी ऐसे अकाउंट है जिनमें पीछे रिजर्व लिखा हुआ है, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जैसे कि कैपिटल रिजर्व, है ना, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कि आपका प्रॉफिट, ये सारे आइटम ऐड कर दो तो रिजर्व्स एंड सरप्लस बन गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो जो भी ऐसा पैसा आपने 1 साल से ज्यादा समय के लिए लिया है तो उसमें 2 ही चीजें होती है अपने लिए, तो डिबेंचर और बैंक लोन। ज्यादा ज्यादा एक और मिल सकता है जिसको पब्लिक डिपॉजिट बुलाते हैं। फिक्स्ड एसेट तो आपको भी पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कार, बाकी चीजें। तो ये हो गई फिक्स्ड एसेट की बात। इसके बाद अगर अपन और डिस्कशन में आए तो और क्या बचता है? करंट असेट में तो इतना कुछ नहीं। ट्रेड रिसीवेबल में 2 नाम आते हैं,
डेटर और बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड पेबल में दो नाम आते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो ये बेसिक कुछ चीजें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है वहां से, है ना। 23rd पढ़ो एक बार। सबसे पहले तो क्या बता रहा है, पब्लिक इशू बता रहा है, उसके बाद असेट परचेज बता रहा है, और उसके बाद बता रहा है लोन, यानी वही 3 की शक्ति 1 में, है ना। अब क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 25,000 डिबेंचर आपने इशू करे 100 रुपए के, 4 रुपए प्रीमियम पे। इसके बाद कह रहा है 10 लाख की एसेट, 70,000 की लायबिलिटी, पेमेंट कर रहे हैं 4 लाख का कैश में, और बचा हुआ 5 लाख रुपए 6% प्रीमियम पे। उसके बाद इसी दिन आपने बैंक से एक लोन ले लिया 6 लाख का, और 9% डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू कर दी। अब कितने करे ये भी नहीं बता रहे सर, इसका क्या मतलब है? ब्याज की एंट्रियां नहीं करनी। ये 9% और ये 9%, ये क्या है, डिबेंचर का इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट पे होने की एंट्रियां नहीं करनी है, वो अभी सिखाई कहाँ है मैंने। तो इसलिए क्वेश्चन ने बोल रखा है आशीष सर को ध्यान में रखते हुए कि ये एंट्रियां नहीं करवानी सर इनसे, सीखेंगे फिर करेंगे सर। सबसे पहले तो 26 लाख आ गया अपना 104। अब यहाँ 4 और ये 100, 104 है ना। 100 के हिसाब से 25 लाख, और 25 इंटू 4 के हिसाब से 1 लाख। तो ये तो पहले हो गए, है ना। पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों हुई, ज्वाइंट अकाउंट है। ज्वाइंट अकाउंट का मतलब कि ये 100 रुपया एक बार में मान लिया, इंस्टॉलमेंट नहीं थी। तो ये तो हो गई आपका पब्लिक इशू खत्म। फिर आपने लायबिलिटी खरीदी, एसेट खरीदी, 10 लाख की तो असेट खरीदी, 70,000 की लायबिलिटी खरीदी। ये पेमेंट कंसिडरेशन 9,30,000 यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ बताओ कैसे। हाँ, 10 लाख में से 10 में से 70 गए तो 9,30 होते हैं। अब 9,30 में से 4 तो आपने क्या दे दिया, नगद नारायण का पेमेंट, तो बचे 5,30। लेकिन 5,30 के बदले में डिबेंचर कितने के इशू हो रहे हैं, 5 लाख। तो 5 लाख, हाँ, तो 30,000 आपका प्रीमियम है। 5,30 का माल है, 5,30 का पेमेंट है, लेकिन इशू 5 लाख के डिबेंचर है जिसपे 30,000 है। अब ये 30,000 एग्जैक्ट 6% बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बैठ। फिर आपने 6 लाख का लोन लिया बैंक से, और अब ये यहां पर फंसाने वाली जो चीज थी, एंड इशूड 9% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। जब उसने अमाउंट नहीं दे रखा तो इसका मतलब ये कि जितना लोन लिया था उतने के ही कोलेटरल में डिबेंचर इशू हुए होंगे, और ये हो गए 9% डिबेंचर टू डिबेंचर। अब आते हैं बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट। आपने ब्याज वसूला है 30,000 का और 1 लाख का, मतलब कि सॉरी प्रीमियम वसूला है। तो 1,30 का आपका एसपीआर किस में चला गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अब 9% डिबेंचर में अगर अपन देखें तो सबसे पहले डिबेंचर इशू हुए थे 26 लाख के, तो 26 में से प्रीमियम हटा दे तो एक्चुअल वैल्यू देखें तो 25 लाख के डिबेंचर इशू हुए थे। फिर डिबेंचर इशू हुए थे 5, 25 और 5 30, और 30 के बाद 6 इशू हुए थे 36। तो डिबेंचर आपको दिख रहे हैं 36, हटेंगे ना। 36 में से 6 हटे तो बचे 30, और बैंक लोन लिया था 6 का, तो टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी बन गई वापस 36। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ तो पढ़ो ना भैया, कहाँ हो गया ये थोड़ी। एक्सिस उषा लिमिटेड ने 30,000 डिबेंचर 100 रुपए के कोलेटरल सिक्योरिटी पे रखे हैं। एक्सिस बैंक से 24 लाख का लोन लिया, कंपनी लोन नहीं चुका पाई, ब्याज भरा 6 लाख का। एक्सिस बैंक ने राइट एक्सरसाइज करते हुए डिबेंचर जो थे इशूड कोलेटरल सिक्योरिटी पे वो बेच दिए। अरे तो राइट एक्सरसाइज द राइट वेस्टेड इट बाय वे ऑफ डिबेंचर। उन डिबेंचर में जो एक्सिस बैंक का अधिकार था, सबसे पहले तो डिबेंचर इशू हुए 30 लाख के, कैसे हुए 30,000 इंटू, तो डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस क्यों आ गया यहाँ पर, है तो आया पागल, कोलेट्रल में तो एंट्री डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर होती है, तो उल्टा क्यों किया, बेच दिया। ये रिवर्स हो गया यहाँ पर खेल, इस बार यूज हो गए। अभी तक तो सस्पेंस में डाल रखे थे, लेकिन इस बार बैंक ने इस्तेमाल कर लिया कोलेटरल सिक्योरिटी।
तो अब ये सस्पेंस में नहीं रहे, अब ये एक्चुअल में किसके हिस्से के हैं, डिबेंचर अकाउंट के हिस्से के हैं, तो इसलिए एंट्री रिवर्स हुई। अब हमें 24 लाख भरना था और 6 लाख का ब्याज भरना था, टोटल कितना होता है, ये 30 लाख डिबेंचर से वसूल है। तो यहां पर ये जो एंट्रीज आपको दोनों दिख रही हैं, ये डिबेंचर सस्पेंस के इशू की एंट्री नहीं है, ये लोन के रीपेमेंट की एंट्री है। पहली एंट्री इसलिए तो रिवर्स हुई, नहीं तो आपने इशू कब करे थे, इशू की तो डेट ही नहीं बता रखी। ये जो 31 मार्च 2019 दे रखा है, ये तो कब है, जब बैंक ने अपना अधिकार अपनाया, यूज किया उस अधिकार को, उस राइट को जो कि उनको दिया था आपने, कि अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो ये डिबेंचर बेच देना। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो मैंने यहां पर लिखा था लोन रीपेमेंट एंट्री डिबेंचर टू डिबेंचर, और आखिर में ये सारा हिसाब किससे बराबर लिया, लोन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। समझ में आया बेटा?